अ वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ एमसीक्यूज। बेसिकली मैं जब भी हर सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तब एक बात आपको बताता हूं कि हम थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी एक अलग एस्पेक्ट है और एमसीक्यूज पीवाईक्यूज करना एक अलग एस्पेक्ट है। तो बेसिकली थ्योरी और एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखेंगे तो कुछ आपने बुक्स भी देखी होंगी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो बुक्स है उनमें अलग तरह से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पढ़ाया गया है। तो बेसिकली हमें जो मेनली फोकस करना है वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे फोकस करना है। और सैड और एसपीएम दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको इस एग्जाम में सिलेक्शन दिला सकते हैं। तो हमें एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इज द रीजन दैट सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड लेट। आंसर्स आपको ही बताने हैं। बताइए ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर लेट डिलीवर होते हैं। चेंजिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन शेड्यूल चेंजेस। आपको पता है अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होती है और वो शेड्यूल में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो मेरा प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। टेक्निकल डिफिकल्टीज दैट कुड नॉट हैव बीन ओवरसीन इन एडवांस। कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ जाती हैं जो आपने पहले मेजर नहीं की थी, जिनको आपने पहले नहीं देखा था। ह्यूमन डिफिकल्टीज दैट कुड नॉट हैव बीन फोरसीन इन एडवांसेस। कुछ ह्यूमन डिफिकल्टीज आ जाती हैं, जैसे को टीम मेंबर है वो छोड़ के चले जाते हैं। तो यहां पर आंसर होगा दैट इज ऑल ऑफ द मेंशन्ड। नेक्स्ट देखिए, इज अ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग मेथड दैट कैन बी अप्लाइड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब ये तो सभी को पता है कि पार्ट और सीपीएम की फुल फॉर्म और इनका बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। तो पर्ट की फुल फॉर्म सभी को पता है, प्रोग्राम evaluation and रिव्यू टेक्निक। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एग्जाम में आएगी आएगी, ये एग्जाम में आएगी आएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें आपको पता है जो टाइम होता है वो कौन सा होता है, प्रोबेबिलिस्टिक टाइम होता है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब जो अनसर्टेनिटी को हैंडल करता है। तो मुझे याद रखना है पार्ट मेथड में, पार्ट मेथड है वो क्या करता है, प्रोबेबिलिस्टिक टाइम एस्टीमेट को यूज करता है। किसके लिए, टास्क ड्यूरेशन में अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए। तो जहां पर टाइम ड्यूरेशन अनसर्टेन होता है वहां पर हम पार्ट मेथड को यूज करते हैं। अब सीपीएम की फुल फॉर्म बताइए, सीपीएम की फुल फॉर्म क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड है। क्रिटिकल पाथ मेथड किसके लिए होता है, डिटर्मिनिस्टिक के लिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग टेक्निक है। ये आपको याद रखेगा, याद रखना पड़ेगा कि क्रिटिकल पाथ मेथड एक डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग टेक्निक है। ठीक है, इसमें क्या फाइंड आउट किया जाता है, इसमें लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट टास्क फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो जो भी डिपेंडेंट टास्क का एक लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो इस लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट टास्क को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इसमें क्रिटिकल पाथ।
क्या बोलते हैं इस पाथ को? लॉन्गेस्ट सीक्वेंस को, दैट इज क्रिटिकल पाथ। ये मुझे याद रखना है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यों हम करते हैं? क्योंकि हमें मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फाइंड आउट करना होता है। मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो आपको पता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग मेथड दैट कैन बी अप्लाइड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आर बोथ PERT एंड CPM। दोनों मेथड हम यूज करते हैं, PERT एंड CPM। ये अच्छी तरह से याद रखना है। जितने भी ये डायग्राम बना बना के ये क्रिटिकल पाथ क्या होगा वो होगा, इस तरह के क्वेश्चंस पे ना जाके इनके जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन पर आपको जाना है। नेक्स्ट बताएंगे, अ टेक्निक ऑफ परफॉर्मिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? ठीक है, इसका आंसर है दैट इज अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस। अब आप ये चीजें हमने थ्योरी में नहीं पढ़ी हैं, मैं कह रहा हूं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप थ्योरी में नहीं पढ़ेंगे बट एग्जाम में एज इट इज आएंगे, ठीक है। और ये थ्योरी के बहुत सारे पार्ट में बहुत सारी चीजें कवर नहीं होती है। तो अभी तक जो मैंने पूरा डिटरमाइन किया वो यही किया कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबको प्रॉब्लम ये आ रही है कि एमसीक्यूज पता नहीं है किस तरह के आएंगे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज निकालने हैं और उन एमसीक्यूज के साथ साथ उन टॉपिक्स की थ्योरी को भी कवर करना है, ठीक है। अब इनमें से कोई और टर्म है जो आपको पता है, बताइए। ठीक है, अब ये टर्म आपके काम की नहीं है, बजट कॉस्ट वर्क शेड्यूल्ड। ये टर्मिनोलॉजी है आपके सिलेबस में बाय डिफॉल्ट, बट आपको ये पढ़नी नहीं है। अब ये नाम से ही समझ में आ गया, बजट कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल्ड, जो भी वर्क आपने शेड्यूल किया है उसका कॉस्ट। ईबीए आपको पता चल गया, दैट इज अर्न वैल्यू एनालिसिस। तो अर्न वैल्यू एनालिसिस क्या है? एक क्वांटिटेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो क्या करता है, स्कोप टाइम कॉस्ट को, एक प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को एक्सेस करने के लिए ये टाइम स्कोप को असेस करता है, दैट इज कॉल्ड एज अर्न वैल्यू एनालिसिस। तो ईबीए की डेफिनेशन यहां से याद रखनी है, ईबीए इज अ टेक्निक फॉर परफॉर्मिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। तो मुझे याद रखना है, एक टेक्निक जो प्रोग्रेस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करता है उसे हम बोलते हैं ईवीए। ईवीए क्या करता है, जो भी मेरा प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस है उसका स्कोप, टाइम, उसके स्कोप को, उसके टाइम को और कॉस्ट को असेस करता है। क्या क्या असेस करता है ये? स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट। स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट का ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है ईवीए। तो ये मुझे अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। ये होता है बजट एट कंप्लीशन, ये तो बजट कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल, ये होता है बजट एट कंप्लीशन। और सीबीएसई की फुल फॉर्म तो सभी ने सुनी है, बताइए सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या होती है? सीबीएसई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बताना है, इस एसई का मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो ये होता है कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो ये आपको याद रखना है यहां पर ईवीए। नेक्स्ट बताएंगे, व्हाट इज द रिकमेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफर्ट फॉर अ प्रोजेक्ट। जनरली हम इसे कहीं थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं पढ़ते, ठीक है। अगर थ्योरेटिकल पार्ट में ये चीजें पढ़ते हैं तो वो एमसीक्यूज के थ्रू ही पढ़ सकते हैं।
अदरवाइज ये चीजें थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं आती हैं। दैट इज 40-20-40। तो ये मुझे याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर ये पहले वाले 40 का मतलब क्या है? देखो 3 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। एक तो फ्रंट एंड एक्टिविटीज होती है और एक होती है आपकी बैक एंड एक्टिविटीज। और एक होती है आपकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो ये आपको पता चल गया कि फ्रंट एंड एक्टिविटीज के लिए 40%, डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए 20% और बैक एंड एक्टिविटीज के लिए 40%। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपकी फ्रंट एंड एक्टिविटीज है, फ्रंट एंड एक्टिविटीज का मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फ्रंट एंड एक्टिविटीज का मतलब प्लानिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन। मतलब जो भी मेरा प्रोजेक्ट है उसमें 40% एफर्ट मुझे फ्रंट एंड एक्टिविटीज को देना चाहिए, जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस एंड डिजाइन। मतलब जो अर्ली फेजेस में हम क्या करते हैं? प्लानिंग एंड डिजाइन, प्लानिंग एंड डिजाइन करते हैं, तो उसको हमें देना चाहिए। दैट इज जो मेन प्लानिंग है उस पर 40% हमें देना चाहिए। 20% डेवलपमेंट कोडिंग, मतलब जो भी प्रोग्रामिंग आप यहां कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज डेवलपमेंट कोडिंग। मतलब प्रोग्रामिंग का मतलब एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन के लिए, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको 20% देना चाहिए। ठीक है। बैकएंड एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? बैकएंड एक्टिविटीज का मतलब होता है टेस्टिंग एंड डेप्लॉयमेंट, टेस्टिंग एंड डेप्लॉयमेंट। ठीक है, तो टेस्टिंग एंड डेप्लॉयमेंट मेरे बैकएंड एक्टिविटीज हैं, इनके लिए मुझे 40% देना चाहिए। आपको पता है इस टेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं? डेटा एश्योरेंस। ठीक है, तो क्वालिटी एश्योरेंस, टेस्टिंग, डेप्लॉयमेंट के लिए हमें 40% देना चाहिए। तो मुझे याद रखना है 40-20-40 एक रिकमेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफर्ट के लिए, एफर्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक रिकमेंडेड मॉडल है ये। ठीक है, 40-20-40 एफर्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक रिकमेंडेड मॉडल है, ये मुझे याद रखना है, जिसमें 40 फ्रंट एंड एक्टिविटीज के लिए, 20 डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए एंड 40 बैक एंड एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट बताएंगे, अ प्रोजेक्ट यूजुअली हैज अ टाइमलाइन चार्ट विच वाज डेवलप्ड बाय। आपको पता है टाइमलाइन चार्ट आपने पढ़ा है, उस चार्ट का नाम आपको अच्छी तरह से आता है, तो बताइए, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल बार के थ्रू टास्क ओवर टाइम आप रिप्रेजेंट करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल बार के थ्रू टास्क ओवर टाइम आप रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से अपन ने बनाया था। उसे क्या बोलते हैं हम? गैंट चार्ट। और इस गैंट चार्ट को किसने डेवलप किया था?
हेनरी गेंट ने। किसने डेवलप किया था? हेनरी गेंट ने डेवलप किया था। अब इसकी और भी, हेनरी का पूरा नाम क्या है? हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस गेंट, इसने डेवलप किया था इस गेंट चार्ट को, ठीक है, जिसके विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन में आप हॉरिजॉन्टल बार के थ्रू टास्क ओवर टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बैरी बोहेम है, बुक किससे रिलेटेड है? कोई बताएगा? ये बैरी बोहेम है, बुक किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपके स्पाइरल, आपका स्पाइरल मॉडल किसने दिया था? बैरी बोहेम ने आपका स्पाइरल मॉडल दिया था, ये मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो इवेर जैकावसन है, ये किसके लिए है? आपने यूज केसेस पढ़े होंगे, यूज केस डायग्राम पढ़े होंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी होगी। उसके रिगार्डेड नेम है इवार जैकावसन। नेक्स्ट बताएंगे, व्हाट असेसेस द रिस्क एंड योर प्लान्स फॉर रिस्क मिटिगेशन एंड रिवाइज दीज व्हेन यू लर्न मोर अबाउट द रिस्क। इनमें से रिस्क मॉनिटरिंग, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन में से कौन सा रिस्क को असेस करता है? एंड योर प्लान फॉर रिस्क मिटिगेशन एंड रिवाइज दीज व्हेन यू लर्न मोर अबाउट द रिस्क। बताइए। सबसे पहले तो आपको पता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रिस्क को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उस रिस्क का पूरा एनालिसिस करना, ठीक है, रिस्क की प्लानिंग करना। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें कंटिन्यूअस एक रिस्क को असेस करना, उसे रिवाइज करना, दैट इज रिस्क मॉनिटरिंग। क्या होगा? दैट इज रिस्क मॉनिटरिंग। तो कुछ चीजें हमें अच्छी तरह से याद रखनी है। तो मुझे याद रखना है रिस्क मॉनिटरिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाइड रिस्क को कंटिन्यूअसली ट्रेस किया जाता है, ठीक है। रिस्क प्लानिंग में हम क्या करते हैं? जो भी हमारे रिस्क अकर हो रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या एक्शंस हम लेंगे, वो रिस्क प्लानिंग है। जो भी रिस्क अकर होगा उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज होंगी, क्या प्लानिंग होगी, वो हमारा रिस्क प्लानिंग होता है। और रिस्क एनालिसिस क्या होता है? रिस्क एनालिसिस में जो भी आइडेंटिफाइड रिस्क है, जो भी आइडेंटिफाइड रिस्क है उसे हम अंडरस्टैंड करते हैं और उसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं वो हम रिस्क एनालिसिस में देखते हैं। आइडेंटिफाइड रिस्क को अंडरस्टैंड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। और रिस्क आइडेंटिफिकेशन का मतलब न्यू रिस्क को आइडेंटिफाई करना, जो रिस्क अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है उन्हें आइडेंटिफाई करना रिस्क आइडेंटिफिकेशन होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट में जो इनिशियल स्टेप होता है वो रिस्क आइडेंटिफिकेशन होता है। तो जो कंटिन्यूअसली रिस्क को ट्रेस करता है, असेस करता है, दैट इज रिस्क मॉनिटरिंग। नेक्स्ट बताएंगे, इन अ डायरेक्ट अप्रोच टू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट साइजिंग इज टेकन, साइज कैन बी मेजर्ड इन। यहां पर जो की टर्म है दैट इज डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच टू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट साइजिंग। बताइए। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट साइजिंग में डायरेक्ट अप्रोच, आपका जो फाइनल प्रोग्राम है, फाइनल प्रोग्राम फाइनल प्रोग्राम में नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड आप डायरेक्ट इवेल्युएट कर सकते हो, दैट इज एलओसी से।
एलओसी से आप डायरेक्टली इवेल्युएट कर सकते हो। तो एलओसी एक डायरेक्ट अप्रोच है, ठीक है। एफपी में क्या होता है, साइज इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी प्रोवाइडेड बाय यूजर। डायरेक्ट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, यूजर ने जो फंक्शनलिटी प्रोवाइड की है उसके बेसिस पर आप इवेल्युएट करते हो। तो एफपी क्या है, एफपी एक इनडायरेक्ट अप्रोच है। ये तो मेरा कौन सा हो गया, ये मेरा एक डायरेक्ट अप्रोच है। और एफपी क्या है, एक इनडायरेक्ट अप्रोच है। ये मेरे को अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप ये अच्छी तरह से याद रखेंगे। एफपी की फुल फॉर्म क्या होती है, फंक्शन पॉइंट्स। ठीक है, तो फंक्शन पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट अप्रोच। आपको पता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ आउटपुट, नंबर ऑफ इंटरेक्शंस, नंबर ऑफ फाइल्स, नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस, तो ये मुझे पता है। जो मेरा फंक्शन पॉइंट है वो एक इनडायरेक्ट अप्रोच है, जिसमें एस्टिमेशन बेस किस पर होता है, नंबर ऑफ इनपुट पर, नंबर ऑफ आउटपुट पर, नंबर ऑफ इंटरेक्शंस पर, नंबर ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल फाइल्स पर, नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस पर। जबकि एलओसी में हम प्रोजेक्ट का साइज है, डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम में नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड फाइंड आउट करके इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट साइजिंग अप्रोच डेवलप एस्टिमेट ऑफ द इंफॉर्मेशन डोमेन कैरेक्टरिस्टिक। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट साइजिंग अप्रोच है जो इंफॉर्मेशन डोमेन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए का एस्टिमेट करता है। इंफॉर्मेशन डोमेन कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती है, पहले तो ये बताइए। इंफॉर्मेशन डोमेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर जो एस्टिमेट होता है दैट इज फंक्शन पॉइंट साइजिंग। और अभी हमने पढ़ा था कि बेसिकली फंक्शन पॉइंट साइजिंग एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट साइजिंग अप्रोच है जो इंफॉर्मेशन डोमेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर एस्टिमेट को डेवलप करता है। इसमें क्या क्या यूज करते हैं ये अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया था कि एलओसी में लाइन ऑफ कोड होता है और एफपी के अंदर फंक्शनलिटी यूजर कौन कौन सी डिलीवर करेगा उसके बेसिस पर हम एस्टिमेशन करते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन डोमेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है, नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ आउटपुट्स, नंबर ऑफ इंटरेक्शंस, नंबर ऑफ फाइल्स, नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस। उनके बेसिस पर यहां पर एस्टिमेट डेवलप किया जाता है। यहां पर एस्टिमेशन है इन इंफॉर्मेशन डोमेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर किया जाता है, ठीक है। तो जो भी यूजर फंक्शनलिटी डिलीवर करता है, डेवलप करता है, उसके बेसिस पर यहां पर एस्टिमेशन होता है। चेंज साइजिंग कहां पर यूज होता है
जल्दी से बता दीजिए। चेंज साइजिंग को हम किसके लिए यूज करते हैं? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जिन प्रोजेक्ट को आप मॉडिफाई करते हैं, जो आपके मेंटेनेंस प्रोजेक्ट है, उनके लिए आप चेंज साइजिंग यूज करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो आपके ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर मॉडिफिकेशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, ऑल्टरनेशन होते हैं, तो मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए हम चेंज साइजिंग यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कंपोनेंट साइजिंग, स्टैंडर्ड कंपोनेंट साइजिंग का मतलब जहां पर कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनको हम रीयूज कर सकें, वहां पर स्टैंड कंपोनेंट साइजिंग को यूज करते हैं। यहां पर प्रोजेक्ट को स्टैंडर्ड कंपोनेंट साइज में डिवाइड किया जाता है और कुछ ऐसे मॉड्यूल होते हैं जिन्हें हम रीयूज कर सकते हैं। और फजी लॉजिक साइजिंग मतलब जहां पर हम साइज एक्चुअल डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ एक आइडिया देते हैं कि इतना हो सकता है। तो जहां पर आप सिर्फ एक अनुमान लगाते हैं, वो फजी लॉजिक साइजिंग होता है। नेक्स्ट बताएंगे, इज नॉट एन इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकस। कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकस नहीं है? जल्दी से बताइए, नाम से ही समझ में आ रहा है। पीपल का मतलब क्या होता है? मैनेजिंग टीम मेंबर्स। मैनेजिंग टीम मेंबर्स, फाइनली प्रोजेक्ट टू बी डिलीवर्ड, फाइनल प्रोडक्ट जो हम डिलीवर कर रहे हैं, प्रोसेस, उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एजाइल, वाटरफॉल, स्पाइरल, बट पॉपुलरिटी इज नॉट रिलेटेड टू इफेक्टिव सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली पीपल हमारी टीम को इंडिकेट कर रहा है, जो फाइनल हम डिलीवर कर रहे हैं, जो हमारा गोल था, ठीक है, और प्रोसेस कौन सी मैथोलॉजी के थ्रू हम उस प्रोडक्ट को, उस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, जैसे एजाइल, स्पाइरल, वाटरफॉल, बट पॉपुलरिटी इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट बताएंगे, इज नॉट अ प्रोजेक्ट मैनेजर एक्टिविटी। इनमें से कौन सी प्रोजेक्ट मैनेजर की एक एक्टिविटी नहीं है? प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, प्रोजेक्ट को प्लान करता है, बट प्रोजेक्ट को डिजाइन नहीं करता है। ये मुझे पता होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट मैनेजर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? प्रोजेक्ट मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट। ये क्या इंश्योर करेगा? ये इंश्योर करेगा टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट। तो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर प्लानिंग के लिए, प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जो प्रोजेक्ट है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो, जो बजट अलोकेटेड है उस बजट में कंप्लीट हो, और वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करे। तो प्रोजेक्ट डिजाइन उसका एक एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट बताएंगे, अ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फ्रॉम विच अ कॉन्फ्रेंसिव प्लान फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैन बी एस्टैब्लिश्ड। बताइए, अ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क, यहां पे बात हो रही है फ्रेमवर्क की। किसकी बात हो रही है? फ्रेमवर्क की। देखो, किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए लोग चाहिए, बट पीपल आर नॉट फ्रेमवर्क। किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए लोग चाहिए, बट पीपल इज नॉट अ फ्रेमवर्क। किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस का, किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस का, किसी भी फ्रेमवर्क का जो फाइनल आउटपुट है, जो फाइनल रिजल्ट है, वो एक प्रोडक्ट है, बट ये एक फ्रेमवर्क नहीं है। बट प्रोसेस इज अ फ्रेमवर्क, प्रोसेस इज अ फ्रेमवर्क।
प्रोसेस इज अ मैथोलॉजी, प्रोसेस इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिससे हम एक प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। तो प्रोसेस क्या है हमारा? प्रोसेस एक फ्रेमवर्क है, ये मुझे याद रखना है। इसके बहुत सारे स्टेप होते हैं, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डेप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। ये मुझे याद रखना है कि अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क from which a comprehensive plan for software development can be established। और इसके कौन कौन से फेजेस होते हैं? इसके फेजेस होते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, डेप्लॉयमेंट, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये मुझे अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है। तो इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल को हम एक फ्रेमवर्क बोल सकते हैं। डिफाइंस द बिजनेस इश्यूज दैट ऑफ्टन हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेक्ट। यहां पर बात हो रही है बिजनेस इश्यूज की। तो बिजनेस इश्यूज को कौन डिफाइन करता है, जल्दी से बता दीजिए। प्रैक्टिशनर कौन होते हैं? ये एग्जीक्यूशन से रिलेटेड होते हैं, तो ये केवल टेक्निकल इश्यूज को बता सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट से रिलेटेड इश्यूज को, ये प्रोजेक्ट टाइमलाइन पर प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज पर फोकस करता है। बट सीनियर मैनेजर्स फोकसेज ऑन बिजनेस इश्यूज। सीनियर मैनेजर बिजनेस इश्यूज पर फोकस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी क्या होगी, क्या बजट है, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या मार्केट कंडीशंस हैं। तो बिजनेस इश्यूज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा सीनियर मैनेजर, जो हमें याद रखना है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे प्रोजेक्ट की डे टू डे एक्टिविटीज पर, हमारे प्रोजेक्ट में डेली क्या चल रहा है उन पर फोकस करता है, उनको देखता है, उनको डिफाइन करता है। interact with the software once it is released for production use। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बट एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का सेट हमारे सामने होना चाहिए जिन्हें हम सॉल्व कर पाए। तो बताइए, इंटरेक्ट्स ऐसे कौन से यूजर हैं जो फाइनल प्रोडक्ट से इंटरेक्ट करते हैं? उन्हें हम बोलते हैं एंड यूजर्स। वी ऑल आर एंड यूजर्स, जो एप्लीकेशंस को, प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, तो हम एंड यूजर्स हैं। नेक्स्ट बताएंगे, कमिटमेंट्स टू अनरियलिस्टिक टाइम एंड रिसोर्स एस्टिमेट्स में रिजल्ट इन। बताइए, कमिटमेंट्स टू अनरियलिस्टिक टाइम एंड रिसोर्स एस्टिमेट्स में रिजल्ट इन। प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, क्वालिटी वर्क पुअर हो सकता है, प्रोजेक्ट फेलियर हो सकता है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द मेंशन्ड। नेक्स्ट बताएंगे, विच एक्टिविटी डज नॉट कम इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो प्रोजेक्ट प्लानिंग में नहीं आती है? बताइए, प्रोजेक्ट प्लानिंग में कौन सी एक्टिविटी नहीं आती है? प्रोजेक्ट प्लानिंग में टेस्टिंग नहीं आती है, टेस्टिंग आती है एग्जीक्यूशन फेज में। किसमें आती है? एग्जीक्यूशन फेज में आती है। जबकि एस्टिमेशन, स्टाफिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट हमारे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हमें क्या डिटरमाइन करना होता है? हमें प्रोजेक्ट का स्कोप डिटरमाइन करना होता है, हमें प्रोजेक्ट का टाइमलाइन डिटरमाइन करना होता है। ठीक है,
हमें एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, ये हमें डिटरमाइन करना होता है। तो एस्टिमेशन, स्टाफिंग और रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट प्लानिंग का पार्ट है, जबकि टेस्टिंग है वो एग्जीक्यूशन फेज का पार्ट है।